इमरान खान साहब ने जब इमरान खान साहब उस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर लेंगे और रावलपिंडी में जाकर ज्वाइन करेंगे। इसमें लेटेस्ट एक और ये है कि इमरान खान साहब की मुद्दत में एफआईआर काटने की बजाय, यानी इमरान खान साहब के जो साथी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त, उसमें उन्होंने 3 नाम दिए हुए थे, वजीर दाखिला, वजीर आजम पाकिस्तान और उनके अलावा एक मेजर जनरल आईएसआई के। लेकिन उस पर एफआईआर काटने के बजाय पुलिस ने अपनी मुद्दत में पंजाब में एफआईआर काट दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे, एफआईआर तो काटनी पड़नी थी। तो दरखास्त मौजूद होने के बावजूद एफआईआर काटी गई है पुलिस की मुद्दत में, और इसमें राना सनाउल्लाह साहब का, इसमें शहबाज शरीफ साहब का या इसमें मेजर जनरल फैसल साहब का नाम नहीं है। अब जो मुद्दई बने हैं दरखास्त में, जिनकी मुद्दत में दरखास्त अब ये कटी है एफआईआर, दस्तखत हैं जी इस पे आमिर शहजाद साहब के, इनकी बेल्ट नंबर है GL816, ओहदा इनका सब इंस्पेक्टर का, और इनका टेलीफोन नंबर भी साथ लिखा हुआ है 033384575774। अब ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो कोई भी चीज छुपी हुई अब इसमें नहीं है। वो बताते जी हम लोग वजीराबाद चौक पे ड्यूटी कर रहे थे और वजीराबाद अल्लाह चौक वजीराबाद पर हम लोग मौजूद थे कि जेरे की आदत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान कंटेनर पर हमरा दीगर कायदीन और ओहदेदारान पीटीआई कंटेनर पर सवार और कारकुनान हाय अवामुन्नास पैदल और गाड़ियों पर सवार जुलूस की शक्ल में मौलाना जफर अली खान चौक से अल्लाह चौक की जानिब वजीराबाद आ रहे थे। जब बिलमुकाबिल रेस्क्यू 1122 दफ्तर वजीराबाद बवक्त करीब 4 बजे के करीब शाम पहुंचे तो कंटेनर के बाएं जानिब से एक नामालूम शख्स, जिसका नाम बाद में नवीद वल्द बशीर कौम महर सकना सोहदरा जिला वजीराबाद मालूम हुआ, उसने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जुलूस में शामिल मुअज्जम वल्द नवाज सकना भरोकी चीमा हाल मुकीम सपाल कॉलोनी वजीराबाद फायरिंग लगने से दम तोड़ गया। और इसी दौरान कंटेनर पर सवार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, 2 मोहम्मद अहमद चट्ठा, 3 हमजा अल्ताफ, 4 फैसल जावेद, 5 मियां अजहर हुसैन, 6 इमरान यूसुफ, 7 राशिद महमूद, 8 मोहम्मद लियाकत, 9 जाहिद हुसैन, 10 उमर फारूक, 11 अरीब हसन और कुछ नामालूम जख्मी हो गए। जुलूस में शामिल एक कारकुन, जिसका नाम बाद में हसन इब्तसाम मालूम हुआ, ने फायरिंग पर मौके पर फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुलजिम मजीद फायरिंग ना कर सका। बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान बाद तिब्बी इमदाद लाहौर रवाना हो गए, जबकि बाकी मजरूबान और वो जो नाश है मुअज्जम बदरिया रेस्क्यू 1122 सिविल अस्पताल वजीराबाद बगरज इलाज मुआलजा और हसूल नतीजा जात डॉक्टरी पोस्टमार्टम भिजवाए गए। ड्यूटी अफसरान सलमान अरशद एसआई को बजरिया फोन रपट दर्ज रोजनामचा करवा कर, और आगे उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई लिखी है, तो इस तरीके से किया गया। तो ये संगीन नौयत का ये एक वकुआ है, जिसकी वजह से अवामुन्नास में शदीद खौफ और रात और बेचैनी फैली है। और इसकी जो एफआईआर दर्ज की है उसमें 302, 324, 440 इकदाम कत्ल और कत्ल की दफात, और उसके अलावा दहशतगर्दी की 780A वो भी पाई जाती हैं। तो ये दफात इसके ऊपर लग गई हैं और इस तरीके से ये एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर इस एफआईआर में जो नाम इमरान खान साहब ने कहे थे वो शामिल कर दिए जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होती। अब उन्होंने कहा जी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन बतौर सहाफ़ी और एक आम ऑब्जर्वर के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि अगर वो नाम शामिल हो जाते तो शायद वो नाम हमदर्दी हासिल कर सकते कि देखें हमारे खिलाफ एक एफआईआर ऐसी कटवा दी गई जिसमें हम शामिल नहीं है। वो ये कह सकते थे, वो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर सकते थे, वो इसके ऊपर बात कर सकते थे और हमदर्दी हासिल कर सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था कि उनकी लड़ाई बहुत ताकतवर लोगों से है, वो बहुत ताकतवर हल्के हैं, वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल चीज़ों का छोड़ते नहीं हैं, उस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। लोगों में इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को ज़्यादा दुरुस्त जाना जाएगा और परसेप्शन इमरान खान के हक़ में बनेगी। तो जो भी तदबीर होती है वो उल्टी हो जाती है, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। 21 नवंबर को अचानक से खबर आई है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और इस मौके पर बड़ी ज़्यादा सियासत की जाएगी और ये कहा जाएगा
कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान आ रहे थे और इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे और अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आ रही थी, खरबों डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे, पाकिस्तान की किस्मत बदलने आ रहे थे। तो याद रखिएगा, ना कभी सऊदी वली अहद पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे, ना कभी किसी और मुल्क का बादशाह पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा, ना अमेरिका पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है, ना चाइना बदल सकता है। जब भी पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे तो पाकिस्तानी बदलेंगे अल्लाह के फजलो करम से, और कोई नहीं बदलेगा। तो पहले भी इस किस्म के प्रोपेगेंडास किए गए हैं, दोबारा ये प्रोपेगेंडास किए जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने 2 दिन आगे किया। सऊदी वली अहद एक आधे दिन के लिए आएंगे, क्योंकि जब भी वो इस खित्ते में आते हैं, यहाँ पे इंडिया भी जाते हैं, पाकिस्तान भी आते हैं, और एक आधे दिन के लिए वो पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। तो फिर इमरान खान साहब का एहतजाज उसके बाद इस्लामाबाद को टच करेगा, रावलपिंडी को टच करेगा या दाखिल होगा। अब जो नया शेड्यूल है उसके मुताबिक यह है कि जुमेरात के रोज शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे, असद उमर साहब उनके साथ मौजूद होंगे, और वजीराबाद में जिस जगह पे इमरान खान साहब पे गोलियां चली थी उस जगह से तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आगाज हो जाएगा। असद उमर साहब का कहना है कि जुमे को मार्च का आगाज फैसलाबाद डिवीजन से होगा और टोबा टेक सिंह से आगाज होगा फैसलाबाद वाले लॉन्ग मार्च का, और फिर फैसलाबाद से लोग इकट्ठे होंगे और आगे बढ़ेंगे। हफ्ते को झंग, एतवार को फैसलाबाद, पीर को जड़ावाला, मंगल को चनियोट, बुध को सरगोदा मार्च पहुंचेगा। बाद में जीटी रोड पर लॉन्ग मार्च शाह महमूद कुरैशी लीड करते रहेंगे। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से जो लॉन्ग मार्च चलेगा वो 3 तरफ से खैबर पख्तूनख्वा से निकलेगा, और खैबर पख्तूनख्वा में जनूबी इजला से मार्च की क़ियादत अली अमीन गंडापुर करेंगे। मालाकंड रीजन से महमूद खान, मुराद सईद, हजारा रीजन से एक और लॉन्ग मार्च आएगा। ये जो हजारा रीजन का लॉन्ग मार्च है इसकी क़ियादत परवेज खट्टप करेंगे। तो ये कई दिन लग जाएंगे, 12 दिन तो कम से कम लगेंगे इन लोगों को पहुंचने में। और ये दोबारा जब आगाज कर रहे हैं तो 10 तारीख को कर रहे हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से होकर चले जा चुके होंगे। जब ये लॉन्ग मार्च टच करेगा रावलपिंडी को तो ये वाला बहाना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक काम अभी करना चाह रही है। उनकी ये ख्वाहिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि किसी तरह अपने कारकुनों के जरिए से वो इस्लामाबाद के तमाम रस्तों को बंद कर सकें और कई दिनों तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी या इस्लामाबाद की सराउंडिंग में जितने इलाके हैं उनसे इस्लामाबाद का रास्ता काट कर रख सकें। क्या वो सिर्फ कारकुनों की मदद से ये काम कर सकते हैं? इसके ऊपर बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिस्कशन हो रही है। कारकुनों की तादाद तो बहुत बड़ी है, लेकिन वहां पे ऐसे रहनुमा चाहिए जो कारकुनों को 24 घंटे रास्ते बंद करने पर आमादा रख सकें और कारकुन वहां पे जमा रहें। अब इसके लिए जो है वो कम से कम 2 या 3 शिफ्टों में ये काम करना पड़ेगा। क्या इतने ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को जमा कर सकती है कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्तों को बंद कर दें और सरकारी वसाइल भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर दें? इस बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है। इसमें रावलपिंडी, अटक, मरी, टेक्सला और दीगर जो आसपास के इलाके हैं इस्लामाबाद के, उन तमाम के कारकुनों को मुतहरिक होना पड़ेगा। आसपास के जितने शहर और देहात हैं उन तमाम के कारकुनों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारी तादाद में वॉलंटियर्स की जरूरत है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान या इस्लामाबाद की तरफ से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों के ऊपर जो है वो एहतजाज कर सकें और उनके एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद बंद हो जाए। अब इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि इस्लामाबाद की बंदिश से पाकिस्तान रुक गया है, तो ये बिल्कुल एक सच है, झूठ नहीं है। इससे मईशत को नुकसान भी पहुंचेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान की मईशत वैसे चल रही है? तो इसका जवाब है नहीं चल रही। पाकिस्तान की मईशत का पट्टा बिठा के रख दिया गुज़िश्ता 7 महीनों में। अब इस्लामाबाद को बंद करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है इससे? बिजली की कीमत जो है वो 3 गुना बढ़ गई है, गैस की कीमत दुगनी हो गई है, जो महंगाई है पाकिस्तान में वो 3 गुना से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत कम हो गई हैं। इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद होती चली जा रही है। डॉलर की कीमत आपके सामने है, बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई है। बेशुमार एलसी जो है वो 2 लाख के करीब वो पेंडिंग की हुई है। उन्हें खोलते हैं तो डॉलर 300 को जाके टच करता है। पेट्रोल की कीमत 80% तक बढ़ चुकी है। ये सारी मुसीबतें पाकिस्तान की कौम के ऊपर मुसल्लत की गई हैं मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से। अब इनसे कुछ अच्छे की उम्मीद तो है नहीं। अब ये सारा कुछ इमरान खान साहब के ऊपर डालने की कोशिश जरूर करेंगे कि वो एहतजाज कर रहा था, वो रस्ते बंद कर रहा था,
وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا تھا. تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے, جتنی بربادی ہوئی ہے پاکستان کی, جتنی معیشت کا پٹھا بیٹھا ہے پاکستان کے اندر, وہ سارا کا سارا لانگ مارچ سے پہلے کا بیٹھا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے نکلنے سے پہلے اس حکومت نے ہر چیز کو تقریباً ڈیفالٹ کے کنارے پر پہنچا دیا ہے. پاکستان از آن دا ایج. یہ میں نہیں کہہ رہا, عالمی مالیاتی اداروں کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے انتہائی نزدیک پہنچ چکا ہے اور معیشت کے اندر کوئی بہتری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی, نہ اگلے سال نہ اس کے بعد. جو حالت پاکستان کی معیشت کی کر دی ہے گزشتہ 7 مہینوں کے اندر. عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر جو پاکستان کی ترقی کی شرح تھی وہ 6% کی رفتار سے پاکستان ترقی کر رہا تھا, اور اب جو ہے 2 سال لگاتار کی ہے پاکستان نے, اور اب 2% کا بھی ہدف جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. یعنی آدھے سے بھی کم کے ہدف کے اوپر یہ پہنچ گئے ہیں. یعنی 2% سے بھی کم, کہاں 6% کو کراس کرنے والا تھا پاکستان, اور 6% پہ 2 سال سے پاکستان ٹکا ہوا تھا. شاہ محمود قریشی اور پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت بار بار کہہ چکی ہے کہ یہ جو اسلام آباد پولیس کے لوگ ہیں یہ پنجاب کی حدود میں داخل ہو کر کارروائیاں کر رہے ہیں, اور یہ غیر مناسب ہے, یہ نہ کیا جائے. لیکن اسلام آباد پولیس جو ہے ان کے پیچھے کیونکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, طاقتور لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے, تو وہ کہیں بھی کچھ کر سکتے ہیں. ان کو روکنا اس وقت ممکن نہیں دکھائی دے رہا. پھر پچھلے دنوں کچھ سوالات اٹھے تھے کہ ایف آئی اے جب گرفتاریاں کرنے آتی ہے پنجاب میں تو پنجاب کی پولیس ان کا پورا ساتھ دیتی ہے. تو اس کے اوپر پنجاب حکومت نے کہا تھا جی ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن اب ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جتنے شکوک و شبہات تھے اور جتنی وہ چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری بھی درست تھیں. راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان روزانہ لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں, اور اسلام آباد پولیس کے زیادہ تر ملازمین اسلام آباد میں نہیں رہتے, وہ اسلام آباد سے باہر رہتے ہیں. تو کاروباری زندگی تو رک جائے گا. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے اور ٹائر جلا رہی ہے. ٹائر جلانے کے ویژولز جو لوگ شیئر کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو آگ لگ رہی ہے. تو ٹائر جلانا پاکستان میں ایک نارمل فنومینا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر مسلم لیگ نون کے لوگ ٹائر جلا کر لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا کرتے تھے, ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز. تو تب یہ ٹائر جلنے سے پاکستان نہیں جلتا تھا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پہ جب حملہ ہوا تو پورے پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کا نقصان کر دیا گیا. ٹرینوں کو آگ لگا دی گئی, گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی, سرکاری املاک کو جلا دیا گیا, ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا گیا. بہت بڑے پیمانے پر لوٹ مار بھی لوگوں نے کی. تو یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ہوا تھا جب ان کے اوپر حملہ ہوا. تو اب بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے اوپر حملہ ہوا ہے, ان کو 4 جگہ پہ گولی لگی ہے, اور وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ان کے لوگ تو ان کا بھی حق ہے کہ وہ ٹائر جلائیں اور احتجاج کریں اور راستہ بند کریں. تو اب پاکستان کی بندش کے اوپر رونا دھونا جاری ہے. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے راستے بند کر سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. محمد بن سلمان کی آمد جو ہے وہ بڑی زومانی ہے کہ اس موقع پر وہ پاکستان آئیں, چاہے چند گھنٹوں کے لیے آئیں. تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کتنا روم فراہم کرے گی, اور کیا اسٹیبلشمنٹ کو زبردستی کرنی پڑے گی, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اور محمد بن سلمان کیا اس مرتبہ آئیں گے تو اپوزیشن سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب زخمی ہیں, کیا وہ ان سے ملاقات کریں گے, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. شہباز شریف صاحب مصر میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے وہی عجیب حرکتیں کی جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں. انہوں نے تاجکستان کا جو صدر ہے اس کا بازو پکڑ لیا, اور وہ اتنے بدمزہ ہو رہے تھے تاجکستان کے صدر, وہ بیچارے کبھی ادھر دیکھ رہے تھے کبھی ادھر دیکھ رہے تھے. وہ شہباز شریف کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے اور ہاتھ چھڑانا چاہ رہے تھے. تو شہباز شریف صاحب نے زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کے سارے ان کی کوٹ کی استری بھی خراب کر دی. کبھی یہاں ان کو مارتے تھے, کبھی یہاں مارتے تھے, کبھی یہاں سے بازو کھینچتے تھے. تو یہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر. شہباز شریف صاحب کو اب پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی, یا ویڈیو بنانے کے چکر کے اندر یا زیادہ اپنائیت دکھانے کے چکر کے اندر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ بڑی معیوب لگتی ہے حرکت, اور سوشل میڈیا کے اوپر اس میں بھی پاکستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جیسے کہ ماضی میں نریندر مودی کا مذاق اڑایا جاتا تھا. نریندر مودی اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے, انہوں نے اب کافی سیکھا ہے, وہ اب نہیں کرتے. امید ہے کہ مستقبل میں شہباز شریف صاحب بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے. تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ احتجاج کیونکہ بڑھتا چلا جائے گا تو پھر اسلام آباد میں اور سراؤنڈنگ میں تعلیمی ادارے بھی بند ہو جائیں گے. جبکہ اس وقت جو سب سے زیادہ احتجاج ہو رہا ہے وہ راولپنڈی, اسلام آباد, ان علاقوں میں, یا لاہور میں بھی احتجاج ہو رہا ہے, فیصل آباد میں بھی احتجاج ہوا ہے. احتجاج تو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, لیکن اب لانگ مارچ کی تیاریاں دوبارہ شروع کی گئی ہیں.
देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के मोमेंटम को जुमेरात से पूरी तरह शुरू कर सकती है या नहीं कर सकती। इस्लामाबाद के दाखिली रस्तों पर पीटीआई के मुजाहरे, आम शाराएं बंद कर दी हैं, मुसाफिर बहुत परेशानी में हैं। कुछ एम्बुलेंसेज देखी गई जो वहां से निकलना चाह रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ना सिर्फ उन एम्बुलेंसेज को निकाला बल्कि वीडियोज बनाकर वायरल की कि अगर कहीं पे भी एहतजाज के अंदर एम्बुलेंस फंस जाए, कोई जख्मी फंस जाए, तो उसको आपने फिर फौरी तौर पर, या कोई बीमार फंस जाए तो उसको आपने फौरी तौर पर वहां से निकालना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और मुतालबा किया है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का जो है वो इस्तीफा दे दें वो, और क्योंकि वो अपने हाउस की हिफाजत नहीं कर सके। उन्होंने ही आदम सवाती साहब को वो कमरा दिया था जहां पे रहने का बंदोबस्त किया गया था। वहां आदम सवाती और उनकी अहलिया की एक नाज़ेबा वीडियो बनाई गई, यानी उस वक्त वो वहां पे मौजूद थे, दोनों मियाँ बीवी थे, उनकी निजी जिंदगी की एक वीडियो बनाई गई, उसको वायरल किया गया। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है, और इस पे अब कहा जा रहा है कि क्योंकि कुछ नहीं किया सादिक संजरानी ने और ना वो कुछ करने के मूड में लगते हैं, लिहाजा उनसे कहा जा रहा है। एक और खबर है वो अरशद शरीफ भाई के बारे में है। उनकी फैमिली लगातार मांग रही है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, लेकिन उनको नहीं दी जा रही। 3 तारीख से अब तक लगातार वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांग रहे हैं। हालांकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूं, जिस वक्त पोस्टमार्टम हो जाता है 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट सोशल मीडिया पे भी आ जाती है, मीडिया पे भी आ जाती है, तो सबको मिल जाती है। जैसे ही बोर्ड बैठता है वो लिखता है और दे देता है। लेकिन अरशद शरीफ साहब की फैमिली को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी जा रही। उनकी वालदा ने बार बार इसके बारे में शिकायत की है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम ना करने के खिलाफ वालदा की दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने 15 नवंबर तक जवाब तलब किया है। आज जो है वो 8 तारीख है, 15 तारीख तक का नोटिस जारी कर दिया अदालत ने। अदालत ये भी कह सकती थी कि अभी ले आओ अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन 8 दिन तक का टाइम मिल गया, यानी 7 तारीख को ये सुनवाई हुई और टाइम दे दिया गया 15 नवंबर तक का। एक वालदा को अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए इतना इंतजार, इतनी देर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कुछ भी किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की दरखास्त में कहा गया कि 3 नवंबर को अरशद शरीफ की फैमिली के फोकल पर्सन ने इंतजामिया से रिपोर्ट मांगी। इंतजामिया ने कहा इनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, पुलिस के पास है। उन्होंने कहा जी पुलिस के पास गए तो उन्होंने इनकार करते हुए इंतजामिया से रब्ता करने का कहा। पिम्स इंतजामिया से बारहा रब्ता किया, ना इनकार करते हैं ना रिपोर्ट फराहम करते हैं, और अब अदालत ने भी 1 हफ्ते का मजीद टाइम दे दिया है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक शख्स शहीद हो गया और पहले उसको खौफजदा किया गया, उसको मुल्क से भागने पर मजबूर किया गया, फिर वो जिस मुल्क में गया वहां से उसको भगाया गया, निकाला गया, और फिर तीसरे मुल्क के अंदर वो कत्ल हो गया, और अब उसका एक पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी फराहम नहीं की जा रही। कैसा इंसाफ है इस मुल्क में? क्या ये इंसाफ है? अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ख्वाहिश है और वो इसके बारे में बहुत प्लान कर रहे हैं कि कुछ भी करके वो इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर पाएं। वो कुछ भी करके इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद करें। इस्लामाबाद में लगभग छोटे बड़े कोई 14 रास्ते हैं जो जाते हैं, 12 बड़े ऐसे रास्ते हैं जिनको बंद कर दिया जाए तो इस्लामाबाद के अंदर आमदरफ्त बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पहले ज़रा जो नया शेड्यूल आया है लॉन्ग मार्च का, वो आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने यह बताया है कि जुमेरात को लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होगा। पहले मंगल का कहा गया था, लेकिन अब जुमेरात को दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू होगा, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च जिस दिन शुरू होगा उसके कोई 11, 12, 13 दिन के बाद इमरान खान साहब उस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर लेंगे और रावलपिंडी में जाकर ज्वाइन करेंगे। इसमें लेटेस्ट एक और ये है कि इमरान खान साहब की मुद्दत में FIR काटने की बजाय, यानी इमरान खान साहब के जो साथी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त, उसमें उन्होंने 3 नाम दिए हुए थे
वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके अलावा एक मेजर जनरल ISI के। लेकिन उस पर FIR काटने के बजाय पुलिस ने अपनी मुद्दत में पंजाब में FIR काट दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे, FIR तो काटनी पड़नी थी। तो दरखास्त मौजूद होने के बावजूद FIR काटी गई है पुलिस की मुद्दत में, और इसमें राणा सनाउल्लाह साहब का, इसमें शहबाज शरीफ साहब का या इसमें मेजर जनरल फैसल साहब का नाम नहीं है। अब जो मुद्दई बने हैं दरखास्त में, जिनकी मुद्दत में दरखास्त अब ये कटी है FIR, दस्तखत हैं जी इस पे आमिर शहजाद साहब के, इनकी बेल्ट नंबर है GL 816, ओहदा इनका सब इंस्पेक्टर का, और इनका टेलीफोन नंबर भी साथ लिखा हुआ है 033384575774। अब ये क्योंकि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है तो कोई भी चीज छुपी हुई अभी इसमें नहीं है। वो बताते जी हम लोग वजीराबाद चौक पे ड्यूटी कर रहे थे और वजीराबाद अल्लाह चौक वजीराबाद पर हम लोग मौजूद थे कि ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान कंटेनर पर हमरा दीगर कायदीन और ओहदेदारान PTI कंटेनर पर सवार और कारकुनान हाय अवामुन्नास पैदल और गाड़ियों पर सवार जुलूस की शक्ल में मौलाना जफर अली खान चौक से अल्लाह चौक की जानिब वजीराबाद आ रहे थे। जब बिलमुकाबिल रेस्क्यू 1122 दफ्तर वजीराबाद बवक्त करीब 4 बजे के करीब शाम पहुंचे तो कंटेनर के बाएं जानिब से एक नामालूम शख्स जिसका नाम बाद में नवीद वल्द बशीर कौम महर सकना सोहदरा जिला वजीराबाद मालूम हुआ, उसने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जुलूस में शामिल मुअज्जम वल्द नवाज सकना भरोकी चीमा हाल मुकीम सपाल कॉलोनी वजीराबाद फायरिंग लगने से दम तोड़ गया। और इसी दौरान कंटेनर पर सवार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, 2 मोहम्मद अहमद चट्ठा, 3 हमजा अल्ताफ, 4 फैसल जावेद, 5 मियां अजहर हुसैन, 6 इमरान यूसुफ, 7 राशिद महमूद, 8 मोहम्मद लियाकत, 9 जाहिद हुसैन, 10 उमर फारूक, 11 अरीब हसन और कुछ नामालूम जख्मी हो गए। जुलूस में शामिल एक कारकुन जिसका नाम बाद में हसन इब्तसाम मालूम हुआ ने फायरिंग पर मौके पर फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुलजिम मजीद फायरिंग ना कर सका। बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान बाद तिब्बी इमदाद लाहौर रवाना हो गए, जबकि बाकी मजरूबान और वो जो नाश है मुअज्जम बदरिया रेस्क्यू 1122 सिविल अस्पताल वजीराबाद बगरज इलाज मुआलजा और हसूल नतीजा जात डॉक्टरी पोस्टमार्टम भिजवाए गए। ड्यूटी अफसरान सलमान अरशद SI को बदरिया फोन रपट दर्ज रोजनामचा करवा कर और आगे उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई लिखी है, तो इस तरीके से किया गया। तो ये संगीन नौयत का ये एक वकूआ है जिसकी वजह से अवामुन्नास में शदीद खौफ हरास और बेचैनी फैली है। और इसकी जो FIR दर्ज की है उसमें 302, 324, 440 यानी इक़दाम कत्ल और कत्ल की दफात और उसके अलावा दहशतगर्दी की 780A वो भी पाई जाती हैं। तो ये दफात इसके ऊपर लग गई हैं और इस तरीके से ये FIR दर्ज कर दी गई है। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर इस FIR में जो नाम इमरान खान साहब ने कहे थे वो शामिल कर दिए जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होती है। अब उन्होंने कहा जी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन बतौर सहाफी और एक आम ऑब्जर्वर के तौर पे मैं आपको यह बताऊं कि अगर वो नाम शामिल हो जाते तो शायद वो नाम हमदर्दी हासिल कर सकते कि देखें हमारे खिलाफ एक FIR ऐसी कटवा दी गई जिसमें हम शामिल नहीं है। वो ये कह सकते थे, वो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर सकते थे, वो इसके ऊपर बात कर सकते थे और हमदर्दी हासिल कर सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था कि उनकी लड़ाई बहुत ताकतवर लोगों से है, वो बहुत ताकतवर हल्के हैं, वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल चीज़ों का छोड़ते नहीं हैं, उस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। लोगों में इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को ज़्यादा दुरुस्त जाना जाएगा और परसेप्शन इमरान खान के हक़ में बनेगी। तो जो भी तदबीर होती है वो उल्टी हो जाती है, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। 21 नवंबर को अचानक से खबर आई है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और इस मौके पर बड़ी ज़्यादा सियासत की जाएगी और ये कहा जाएगा कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान आ रहे थे और इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे और अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आ रही थी, खरबों डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे, पाकिस्तान की किस्मत बदलने आ रहे थे।
तो याद रखिएगा, ना कभी सऊदी वली अहद पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे, ना कभी किसी और मुल्क का बादशाह पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा, ना अमेरिका पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है, ना चाइना बदल सकता है। जब भी पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे तो पाकिस्तानी बदलेंगे अल्लाह के फजलो करम से, और कोई नहीं बदलेगा। तो पहले भी इस किस्म के प्रोपेगेंडास किए गए हैं, दोबारा ये प्रोपेगेंडास किए जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने 2 दिन आगे किया। सऊदी वली अहद एक आधे दिन के लिए आएंगे, क्योंकि जब भी वो इस खित्ते में आते हैं, यहाँ पे इंडिया भी जाते हैं, पाकिस्तान भी आते हैं, और एक आधे दिन के लिए वो पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। तो फिर इमरान खान साहब का एहतजाज उसके बाद इस्लामाबाद को टच करेगा, रावलपिंडी को टच करेगा या दाखिल होगा। अब जो नया शेड्यूल है उसके मुताबिक यह है कि जुमेरात के रोज शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे, असद उमर साहब उनके साथ मौजूद होंगे, और वजीराबाद में जिस जगह पे इमरान खान साहब पे गोलियां चली थी उस जगह से तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आगाज हो जाएगा। असद उमर साहब का कहना है कि जुमे को मार्च का आगाज फैसलाबाद डिवीजन से होगा और टोबा टेक सिंह से आगाज होगा फैसलाबाद वाले लॉन्ग मार्च का, और फिर फैसलाबाद से लोग इकट्ठे होंगे और आगे बढ़ेंगे। हफ्ते को झंग, एतवार को फैसलाबाद, पीर को जड़ावाला, मंगल को चनियोट, बुध को सरगोदा मार्च पहुंचेगा। बाद में जीटी रोड पर लॉन्ग मार्च शाह महमूद कुरैशी लीड करते रहेंगे। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से जो लॉन्ग मार्च चलेगा वो 3 तरफ से खैबर पख्तूनख्वा से निकलेगा, और खैबर पख्तूनख्वा में जनूबी इजला से मार्च की क़ियादत अली अमीन गंडापुर करेंगे। मालाकंड रीजन से महमूद खान, मुराद सईद, हजारा रीजन से एक और लॉन्ग मार्च आएगा। ये जो हजारा रीजन का लॉन्ग मार्च है इसकी क़ियादत परवेज खट्टप करेंगे। तो ये कई दिन लग जाएंगे, 12 दिन तो कम से कम लगेंगे इन लोगों को पहुंचने में। और ये दोबारा जब आगाज कर रहे हैं तो 10 तारीख को कर रहे हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से होकर चले जा चुके होंगे। जब ये लॉन्ग मार्च टच करेगा रावलपिंडी को तो ये वाला बहाना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक काम अभी करना चाह रही है। उनकी ये ख्वाहिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि किसी तरह अपने कारकुनों के जरिए से वो इस्लामाबाद के तमाम रास्तों को बंद कर सकें, और कई दिनों तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी या इस्लामाबाद की सराउंडिंग में जितने इलाके हैं उनसे इस्लामाबाद का रास्ता काट कर रख सकें। क्या वो सिर्फ कारकुनों की मदद से ये काम कर सकते हैं? इसके ऊपर बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिस्कशन हो रही है। कारकुनों की तादाद तो बहुत बड़ी है, लेकिन वहां पे ऐसे रहनुमा चाहिए जो कारकुनों को 24 घंटे रास्ते बंद करने पर आमादा रख सकें और कारकुन वहां पे जमा रहें। अब इसके लिए जो है वो कम से कम 2 या 3 शिफ्टों में ये काम करना पड़ेगा। क्या इतने ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को जमा कर सकती है कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्तों को बंद कर दें और सरकारी वसाइल भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर दें? इस बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है। इसमें रावलपिंडी, अटक, मरी, टेक्सला और दीगर जो आसपास के इलाके हैं इस्लामाबाद के, उन तमाम के कारकुनों को मुतहरिक होना पड़ेगा। आसपास के जितने शहर और देहात हैं उन तमाम के कारकुनों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारी तादाद में वॉलंटियर्स की जरूरत है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान या इस्लामाबाद की तरफ से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों के ऊपर जो है वो एहतजाज कर सकें और उनके एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद बंद हो जाए। अब इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि इस्लामाबाद की बंदिश से पाकिस्तान रुक गया है, तो ये बिल्कुल एक सच है, झूठ नहीं है। इससे मईशत को नुकसान भी पहुंचेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान की मईशत वैसे चल रही है? तो इसका जवाब है नहीं चल रही। पाकिस्तान की मईशत का पट्टा बिठा के रख दिया गुज़िश्ता 7 महीनों में। अब इस्लामाबाद को बंद करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है इससे? बिजली की कीमत जो है वो 3 गुना बढ़ गई है, गैस की कीमत दुगनी हो गई है, जो महंगाई है पाकिस्तान में वो 3 गुना से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत कम हो गई हैं, इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद होती चली जा रही है। डॉलर की कीमत आपके सामने है, बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई है। बेशुमार एलसी जो है वो 2 लाख के करीब वो पेंडिंग की हुई है, उन्हें खोलते हैं तो डॉलर 300 को जाके टच करता है। पेट्रोल की कीमत 80% तक बढ़ चुकी है। ये सारी मुसीबतें पाकिस्तान की कौम के ऊपर मुसल्लत की गई हैं मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से। अब इनसे कुछ अच्छे की उम्मीद तो है नहीं। अब ये सारा कुछ इमरान खान साहब के ऊपर डालने की कोशिश जरूर करेंगे।
کہ وہ احتجاج کر رہا تھا, وہ رستے بند کر رہا تھا, وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا تھا. تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے, جتنی بربادی ہوئی ہے پاکستان کی, جتنی معیشت کا پٹھا بیٹھا ہے پاکستان کے اندر, وہ سارا کا سارا لانگ مارچ سے پہلے کا بیٹھا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے نکلنے سے پہلے اس حکومت نے ہر چیز کو تقریباً ڈیفالٹ کے کنارے پر پہنچا دیا ہے. پاکستان از آن دا ایج. یہ میں نہیں کہہ رہا, عالمی مالیاتی اداروں کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے انتہائی نزدیک پہنچ چکا ہے اور معیشت کے اندر کوئی بہتری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی, نہ اگلے سال نہ اس کے بعد. جو حالت پاکستان کی معیشت کی کر دی ہے گزشتہ 7 مہینوں کے اندر. عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر جو پاکستان کی ترقی کی شرح تھی وہ 6% کی رفتار سے پاکستان ترقی کر رہا تھا, اور اب جو ہے 2 سال لگاتار کی ہے پاکستان نے, اور اب 2% کا بھی ہدف جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. یعنی آدھے سے بھی کم کے ہدف کے اوپر یہ پہنچ گئے ہیں. یعنی 2% سے بھی کم, کہاں 6% کو کراس کرنے والا تھا پاکستان, 6% پہ 2 سال سے پاکستان. محمود قریشی اور پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت بار بار کہہ چکی ہے کہ یہ جو اسلام آباد پولیس کے لوگ ہیں یہ پنجاب کی حدود میں داخل ہو کر کارروائیاں کر رہے ہیں اور یہ غیر مناسب ہے, یہ نہ کیا جائے. لیکن اسلام آباد پولیس جو ہے ان کے پیچھے کیونکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, طاقتور لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے, تو وہ کہیں بھی کچھ کر سکتے ہیں. ان کو روکنا اس وقت ممکن نہیں دکھائی دے رہا. پھر پچھلے دنوں کچھ سوالات اٹھے تھے کہ ایف آئی اے جب گرفتاریاں کرنے آتی ہے پنجاب میں تو پنجاب کی پولیس ان کا پورا ساتھ دیتی ہے. تو اس کے اوپر پنجاب حکومت نے کہا تھا جی ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن اب ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جتنے شکوک و شبہات تھے اور جتنی وہ چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری بھی درست تھیں. راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان روزانہ لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں اور اسلام آباد پولیس کے زیادہ تر ملازمین اسلام آباد میں نہیں رہتے, وہ اسلام آباد سے باہر رہتے ہیں. تو کاروباری زندگی تو رک جائے گا. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے اور ٹائر جلا رہی ہے. ٹائر جلانے کے ویژولز جو لوگ شیئر کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو آگ لگ رہی ہے. تو ٹائر جلانا پاکستان میں ایک نارمل فنومینا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر مسلم لیگ نون کے لوگ ٹائر جلا کر لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا کرتے تھے, ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز. تو تب یہ ٹائر جلنے سے پاکستان نہیں جلتا تھا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پہ جب حملہ ہوا تو پورے پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کا نقصان کر دیا گیا. ٹرینوں کو آگ لگا دی گئی, گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی, سرکاری املاک کو جلا دیا گیا, ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا گیا, بہت بڑے پیمانے پر لوٹ مار بھی لوگوں نے کی. تو یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ہوا تھا جب ان کے اوپر حملہ ہوا. تو اب بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے اوپر حملہ ہوا ہے, ان کو 4 جگہ پہ گولی لگی ہے اور وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ان کے لوگ تو ان کا بھی حق ہے کہ وہ ٹائر جلائیں اور احتجاج کریں اور راستہ بند کریں. تو اب پاکستان کی بندش کے اوپر رونا دھونا جاری ہے. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے راستے بند کر سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. محمد بن سلمان کی آمد جو ہے وہ بڑی زومانی ہے کہ اس موقع پر وہ پاکستان آئے, چاہے چند گھنٹوں کے لیے آئے. تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کتنا روم فراہم کرے گی اور کیا اسٹیبلشمنٹ کو زبردستی کرنی پڑے گی, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اور محمد بن سلمان کیا اس مرتبہ آئیں گے تو اپوزیشن سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب زخمی ہیں, کیا وہ ان سے ملاقات کریں گے, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. شہباز شریف صاحب مصر میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے وہی عجیب حرکتیں کی جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں. انہوں نے تاجکستان کا جو صدر ہے اس کا بازو پکڑ لیا اور وہ اتنے بدمزہ ہو رہے تھے تاجکستان کے صدر, وہ بیچارے کبھی ادھر دیکھ رہے تھے کبھی ادھر دیکھ رہے تھے, وہ شہباز شریف کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے اور ہاتھ چھڑانا چاہ رہے تھے. تو شہباز شریف صاحب نے زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کے سارے ان کی کوٹ کی استری بھی خراب کر دی. کبھی یہاں ان کو مارتے تھے, کبھی یہاں مارتے تھے, کبھی یہاں سے بازو کھینچتے تھے. تو یہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر. شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی, یا ویڈیو بنانے کے چکر کے اندر یا زیادہ اپنائیت دکھانے کے چکر کے اندر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ بڑی معیوب لگتی ہے حرکت, اور سوشل میڈیا کے اوپر اس میں پھر پاکستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جیسے کہ ماضی میں نریندر مودی کا مذاق اڑایا جاتا تھا. نریندر مودی اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے, انہوں نے اب کافی سیکھا ہے, وہ اب نہیں کرتے. امید ہے کہ مستقبل میں شہباز شریف صاحب بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے. تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ احتجاج کیونکہ بڑھتا چلا جائے گا تو پھر اسلام آباد میں اور سراؤنڈنگ میں تعلیمی ادارے بھی بند ہو جائیں گے.
जबकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा एहतजाज हो रहा है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन इलाकों में या लाहौर में भी एहतजाज हो रहा है, फैसलाबाद में भी एहतजाज हुआ है। एहतजाज तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन अब लॉन्ग मार्च की तैयारियां दोबारा शुरू की गई हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के मोमेंटम को जुमेरात से पूरी तरह शुरू कर सकती है या नहीं कर सकती। इस्लामाबाद के दाखिली रस्तों पर पीटीआई के मुजाहरे, आम शाहराहें बंद कर दी हैं। मुसाफिर बहुत परेशानी में है। कुछ एम्बुलेंसेज देखी गई जो वहां से निकलना चाह रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ना सिर्फ उन एम्बुलेंसेज को निकाला बल्कि वीडियोस बनाकर वायरल की कि अगर कहीं पे भी एहतजाज के अंदर एम्बुलेंस फंस जाए, कोई जख्मी फंस जाए, तो उसको आपने फिर फौरी तौर पे, या कोई बीमार फंस जाए तो उसको आपने फौरी तौर पे वहां से निकालना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और मुतालबा किया है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का जो है वो इस्तीफा दे दें वो, और क्योंकि वो अपने हाउस की हिफाजत नहीं कर सके, उन्होंने ही आदम सवाती साहब को वो कमरा दिया था जहां पे रहने का बंदोबस्त किया गया था। वहां आदम सवाती और उनकी अहलिया की एक नाज़ेबा वीडियो बनाई गई, यानी उस वक्त वो वहां पे मौजूद थे, दोनों मियां बीवी थे, उनकी निजी जिंदगी की एक वीडियो बनाई गई, उसको वायरल किया गया। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है, और इस पे अब कहा जा रहा है कि क्योंकि कुछ नहीं किया सादिक संजरानी ने और ना वो कुछ करने के मूड में लगते, लिहाजा उनसे कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दे दें। एक और खबर है वो अरशद शरीफ भाई के बारे में है। उनकी फैमिली लगातार मांग रही है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, लेकिन उनको नहीं दी जा रही। 3 तारीख से अब तक लगातार वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांग रहे हैं। हालांकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूं, जिस वक्त पोस्टमार्टम हो जाता है 1 घंटे के अंदर